न्यूमेरिकल कर लिए थे, उल्टे शुरू किए थे, 15 और 14 किए थे, तो बाकी न्यूमेरिकल साथ करते हैं। आप क्योंकि कुछ नए बच्चे इंजीनियरिंग के लिए ऐड हुए हैं, तो मैं ये चाह रहा हूं कि हम चैप्टर 4 शुरू करें और एंड पे हम दो न्यूमेरिकल करते रहें तीसरे के। तो मेडिकल के बच्चों को फेवर ये हो जाएगी, न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे, और नए आने बच्चों वाले बच्चों को ये फेवर होगी कि नया चैप्टर होगा तो कुछ समझ लगेगी, वरना न्यूमेरिकल की समझ में नहीं लगती। और बेटे ये जो दो चैप्टर हैं ये दोबारा हो जाएंगे आगे जाके। तो अभी हम चैप्टर 4 पहले पढ़ते हैं और फिर एंड पे दो न्यूमेरिकल करेंगे तीसरे के। चैप्टर 4 शुरू करेंगे, तीसरे के दो न्यूमेरिकल कर रहे हैं। चैप्टर 4 बेटे 1 तो पढ़ा नहीं है, 2 और 3 पढ़े हैं इंजीनियरिंग वाले। 1 तो पढ़ा नहीं है लेकिन 2 और 3 पढ़े। चैप्टर 4 में पहला टॉपिक है वर्क डन by constant force. Work done by constant force. ये फर्स्ट टॉपिक है। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स में पहली डेफिनेशन जो है वो मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड displacement called work done. Product of force and displacement called work. W equals to FD लिखते हैं वर्क को FD। यूनिट इसकी जूल है वर्क की। 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर होता है। फोर्स की यूनिट न्यूटन और मीटर। 1 joule equals to 1 Newton meter. 1 joule also equals to 10 raised power 7 अर्ज ERG अर्ज। ये अर्ज जो है ये CTS सिस्टम में यूनिट है वर्क। CTS सिस्टम जूल जो है वो MKS में। MKS सिस्टम क्या होता है जिसमें बोलते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड। CTS होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और इतना याद रखेंगे 1 जूल अगर यूनिट है वर्क की तो 1 जूल आल्सो इक्वल्स टू 10 की 7 अर्ज। इसके बाद आप देखेंगे प्रॉपर डेफिनेशन तो ये नहीं बनती, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन। प्रॉपर डेफिनेशन के लिए ये ऑब्जेक्ट है, इसको रस्सी से पुल कर रहे हैं, इस तरह ला रहे हैं, ये फोर्स है लग रही। जैसे लॉन मूवर होता है, ये मालियों के पास मशीन होती है जिससे घास काट रहे हो, वो इस तरह पुल कर रहे हो तो ये फोर्स लग रही है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, ये डी है। दोनों के दरमियान एंगल थीटा है। अब हमें ये याद रखना चाहिए कि एफ और डी पैरेलल हो तो फिर वर्क मैक्सिमम आता है। चैप्टर 2 में भी पढ़ा था। यहाँ एफ और डी में एंगल थीटा है तो कंपोनेंट बनाते हैं फोर्स के। ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, ये बनेगा एफ साइन ऑफ थीटा। परपेंडिकुलर पे बनेगा एफ साइन ऑफ थीटा और बेस पे एफ कॉस ऑफ थीटा बनेगा। तो आप देखेंगे ये जो दो कंपोनेंट बने हैं इनमें से डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल वाला कंपोनेंट सिलेक्ट करना है। डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है एफ कॉस, इसलिए वर्क बन जाता है वर्क इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा इनटू डी। वर्क इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इनटू डी। तो अब इस फार्मूले के मुताबिक डेफिनेशन ये बनती है प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट and component of force खाली फोर्स नहीं बोलना क्योंकि एफ cos थीटा कंपोनेंट ऑफ फोर्स। प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन अ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कंपोनेंट भी वो होगा जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा।
प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कंपोनेंट भी वो होगा जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। यहां से बनेगा वर्क इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा लिख सकते हैं। वैसे ये डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है। आप जानते हैं कि वर्क आल्सो इक्वल्स टू एफ डॉट डी। ये डॉट प्रोडक्ट हमने चैप्टर 2 में पढ़ी। एफ वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दोनों में डॉट है। डॉट हटाएं तो कॉस आता है, एफ डी कॉस। और ये भी हमें पता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी में आता है, तभी हम कहेंगे कि वर्क स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी। अब इस फार्मूले के तहत आप देखेंगे अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हो, पहली कंडीशन ये है कि अगर फोर्स भी यही है, ये है, और इधर डिस्प्लेसमेंट है, दोनों पैरेलल है, पैरेलल एक ही एरो है, दोनों एक ही डायरेक्शन में। अगर दोनों पैरेलल हैं तो थीटा 0 डिग्री होगा, पैरेलल में एंगल 0 डिग्री होगा। और कहते हैं वर्क भी मैक्सिमम होगा। अगर पैरेलल है थीटा 0 डिग्री होगा, वर्क भी मैक्सिमम होगा। ये बन जाएगा मैक्सिमम वर्क इक्वल्स टू एफ डी, क्योंकि cos 0 1 होता है। मैक्सिमम वर्क इक्वल्स टू एफ डी, cos 0 1 होता है। इस एफ डी की जगह मैक्सिमम वर्क लिख सकते हैं, इस एफ डी की जगह मैक्सिमम वर्क लिख सकते हैं। तो W इक्वल्स टू वर्क इक्वल्स टू मैक्सिमम वर्क cos थीटा। W इक्वल्स टू मैक्सिमम वर्क cos थीटा। ये रिलेशन भी नजर आ रहा है, लेकिन ये तब है जब थीटा 0 है, पैरेलल है, तो वर्क मैक्सिमम है। दूसरा पार्ट ये है कि अगर थीटा 90 डिग्री, सेकंड पार्ट ये है कि अगर थीटा 90 डिग्री तो फिर वर्क 0 है, क्योंकि वर्क इक्वल्स टू एफ डी cos 90। एग्जाम्पल यूं है कि एक बंदे ने बास्केट को उठाया हुआ है, ये फोर्स लगा रहे हैं, और इधर लेके चल रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट। बास्केट को उठाया हुआ इस तरफ चल रहा है, तो आप देखें कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, दोनों में एंगल 90 है, और cos 90 0 होता है, इसलिए उसका वर्क डन इक्वल्स टू 0 होगा। तीसरी कंडीशन ये है कि एफ और डी एंटी पैरेलल। तीसरी कंडीशन ये है कि एफ एंड डी आर, ये एफ हो ये डी, एंटी पैरेलल। अगर एफ और डी एंटी पैरेलल हैं, इसकी मिसाल है फ्रिक्शनल फोर्स। जब भी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है तो अपोजिंग फोर्स होती है। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जब भी वर्क होता है वो अपोजिंग फोर्स का वर्क होता है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है तो थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री है। थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री है अगर फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। W इक्वल्स टू एफ डी cos 180। W इक्वल्स टू एफ डी cos 180। cos 180 -1 होता है, इसलिए वर्क माइनस एफ डी यानी नेगेटिव वर्क आता है। दोबारा समझ लें, थीटा 0 है तो वर्क मैक्सिमम आता है, थीटा 90 है तो वर्क 0 आता है, थीटा 180 डिग्री है तो वर्क नेगेटिव आता है। ये बता दिया कि उसकी यूनिट जूल है, और 1 जूल आल्सो इक्वल्स टू 10 की 7 हर्ट्ज। अब ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ में आप ये कहते हैं कि y एक्सिस फोर्स का कंपोनेंट है F cos थीटा, x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, y एक्सिस पे फोर्स का कंपोनेंट है F cos थीटा, और x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है। यूं बेटा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि फोर्स तब्दील नहीं हो रही, फोर्स चेंज नहीं हो रही। और अगर फोर्स चेंज नहीं हो रही तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब हमें ये बताना होगा कि एरिया ऑफ एफ डी ग्राफ वर्क होता है। एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ वर्क होता है किस तरह से। मसलन ये जो अभी आपने ऊपर स्ट्रेट लाइन बनाई है, ये तो इसलिए बनाई ना कि फोर्स चेंज नहीं हो। अब एरिया इसका कैसे आ सकता है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल बने। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब हम लिखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, हाइट यहाँ पे एफ cos थीटा है। बेस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और हाइट यहाँ पे एफ cos थीटा है। तो आप देख लें वही एफ डी cos थीटा ही बन रहा है जो वर्क है। इसलिए कहते हैं कि एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ वर्क होता है। एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ वर्क के इक्वल होता है। अब यहाँ पे हम कुछ एमसीक्यू, ये पहला टॉपिक है, कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं इस पहले टॉपिक में से। चैप्टर 4 का पहला टॉपिक है। अभी एंड पे न्यूमेरिकल दो न्यूमेरिकल रोज करते जाएंगे तीसरे के ना, और चौथा चैप्टर साथ साथ पढ़ते जाएंगे। इस तरह ये है कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं कम से कम उनका नया चैप्टर होगा, उन्हें कुछ ना कुछ पता चले। एमसीक्यू नंबर 1 है इसमें कि अगर वर्क इक्वल्स टू मैक्सिमम वर्क का हाफ हो, वर्क इक्वल्स टू मैक्सिमम वर्क का हाफ हो तो थीटा क्या हो, एंगल क्या हो। एक रिलेशन मैंने आपके सामने लिखा था, मैंने बताया था W इक्वल्स टू W मैक्सिमम cos थीटा। W इक्वल्स टू W मैक्सिमम cos थीटा। यहां वर्क की जगह लिख देते हैं W मैक्सिमम बाय 2। ये गिवन है W मैक्सिमम बाय 2, इधर W मैक्सिमम cos थीटा। W मैक्सिमम से W मैक्सिमम कट गया। अब 1/2 इक्वल्स टू cos थीटा है। 1/2 इक्वल्स टू cos थीटा। थीटा फाइंड करें तो cos इनवर्स 1/2। cos इनवर्स 1/2 कैलकुलेटर पे देखें 60 डिग्री। तो ये रिलेशन किताब में तो नहीं लिखा कि W बराबर है W मैक्सिमम cos थीटा, लेकिन आपको ये पता है कि एफ डी W मैक्सिमम एफ डी cos, तो एफ डी W मैक्सिमम है, इसलिए बन जाता है W बराबर W मैक्सिमम cos थीटा। थीटा यहां से 60 डिग्री आ गया है। अब सेकंड एमसीक्यू की बात है। सेकंड एमसीक्यू के फोर्स वेक्टर फॉर्म में दी हुई, फोर्स जो है वो वेक्टर फॉर्म में दी हुई है। सॉरी एफ वेक्टर है 2i यूनिट वेक्टर प्लस bj, ये फोर्स है। डिस्प्लेसमेंट d है 3i प्लस 4k। हमने इसमें वर्क फाइंड करना है। वर्क चैप्टर 2 में पढ़ा था कि ये जो i यूनिट वेक्टर होते हैं, इनकी डॉट 1 होती है, और j यूनिट वेक्टर ये 4j है। j यूनिट वेक्टर डॉट j यूनिट वेक्टर की डॉट 1 होती है, यानी एक जैसे यूनिट की डॉट 1 होती है और डिफरेंट यूनिट वेक्टर की डॉट 0 होती है। तो वर्क इक्वल्स टू f डॉट d, एक जैसे यूनिट वेक्टर की डॉट, उसमें f है 2i प्लस 3j डॉट डिस्प्लेसमेंट है 3i प्लस 4j।
2i plus 3j dot 3i plus 4j। एक ऐसी यूनिट वेक्टर की डॉट है 2 into 3 I dot I plus 2 into 3 I dot I plus 3 into 4 3 into 4 j dot j। I dot I तो 1 होता है, ये 6 plus 12 18 जूल। तो ये याद रखें इंजीनियरिंग वाले, मेडिकल वालों को तो पता है कि सिमिलर वेक्टर, इंजीनियरिंग वाले याद रखें कि डॉट भी लेनी है, सिमिलर यूनिट वेक्टर की लेनी है और आंसर वन आना है उसको। इसके बाद तीसरा एमसीक्यू है, थर्ड वन एमसीक्यू है कि ये ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में इस तरफ फोर्स है, इधर डिस्प्लेसमेंट है, y एक्सिस पे फोर्स है, x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है। ये देखें इस किस्म की शेप ऑफ ग्राफ है। यहां पे वो ये कहता है कि फोर्स जो है ये 10 न्यूटन है और ये 0 मीटर में डिस्प्लेसमेंट है, मीटर में, m बार मीटर। तो कहता है वर्क मेजर करें इसमें। असल में ये गौर करना है कि अहम बात है, इसमें एरिया से वर्क आना है। अब पहले हिस्से का एरिया निकालेंगे, पहले हिस्से का एरिया है तो वर्क बनना है, बेस कितनी है इसकी, बेस इनटू हाइट, बेस 2 हाइट 10, 2 क्रॉस 10 बन रहा है। ये देखें बेस 2 हाइट 10, 2 क्रॉस 10 बन रहा है। तो ये -10 होना है, -10 क्रॉस 2 यानी 2 क्रॉस 10, माइनस समझे, दोबारा समझे। ऊपर वाला बन रहा है क्रॉस 10, नीचे वाला बन रहा है 2 क्रॉस 10 और 2 क्रॉस 3 ये 3 का है। ये फिर कौन सा 4 माइनस करें 2 क्रॉस 10। जब नेगेटिव साइड पे है तो माइनस में, ये बन रहा है 20 -20 +20। पहले पॉजिटिव का 20, नेगेटिव का -20, फिर पॉजिटिव का 20। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, इसका मतलब है वर्क इक्वल्स टू 20 जूल आ रहा है, वर्क इक्वल्स टू 20 जूल आ रहा है। इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। नेक्स्ट एमसीक्यू है वर्क डन ड्यूरिंग होल्डिंग ए mass, work done during holding a mass, during holding a mass, work done during holding a mass and covering height equal to h is, work done during holding a mass and covering height equals to h is। पहली ऑप्शन है mgh, दूसरी ऑप्शन है fh, तीसरी ऑप्शन है 0, चौथी ऑप्शन है mh। तो बेटे याद रखिए जब होल्ड हो गया तो होल्ड पे तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होना, जब आप उसे होल्ड कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होना, और जहां डिस्प्लेसमेंट नहीं है वहां वर्क नहीं है, जहां डिस्प्लेसमेंट नहीं है वहां वर्क नहीं है। डिस्प्लेसमेंट ना होने की वजह से आंसर 0 है। नेक्स्ट वन एमसीक्यू देखें। नेक्स्ट वन आप कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड
Object moves forward, covers 2 meter, due to force of 1 Newton. Object moves forward, covers 2 meter due to force of 1 Newton. Then returns back. Calculate work done. अब बच्चे क्या लेंगे, फोर्स 1 न्यूटन की है, डिस्प्लेसमेंट उसने 4 मीटर का किया है, ऐसे 2 मीटर फॉरवर्ड किया, 2 मीटर बैकवर्ड आ गया। हालांकि हुआ ये है कि जब तो 2 मीटर फॉरवर्ड किया है तो वापसी पे वो -2 बन गया है। अगर वो 2 मीटर फॉरवर्ड गया तो वापसी में -2 बन गया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, स्केलर नहीं होता, उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। अगर वो 2 मीटर फॉरवर्ड गया तो वापसी पे -2 मीटर, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो 0 2 मीटर -2 बैकवर्ड में -2 डिस्प्लेसमेंट जो, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क का आंसर 0 होगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क का आंसर 0 होगा। इसी तरह से कह सकता है कि शेप ऑफ ग्राफ से बने। एमसीक्यू में आप जो शेप ऑफ ग्राफ दे रहे हैं वो ये यहाँ पे इस तरह से, और ये पाथ है। यहां वो मेंशन करता है कि 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है, 5 न्यूटन ये फोर्स है। इधर 0, 2 और 4 मीटर में ये डिस्प्लेसमेंट है। तो वो पूछ रहा है कि वर्क डन बताएं। इसमें 2 पोर्शन है, पहला हिस्सा ट्रायंगल का और दूसरा हिस्सा रेक्टेंगल का। ये 2 पोर्शन है, तो इन 2 पोर्शन में बात करनी है हमें। पहले ट्रायंगल का एरिया और फिर रेक्टेंगल का एरिया। तो वर्क इक्वल्स टू, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस, ट्रायंगल का एरिया आपको आता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस, रेक्टेंगल का एरिया बेस इंटू हाइट है, रेक्टेंगल का एरिया बेस इंटू हाइट है। 1/2। पहले हिस्से में बेस 2 है, हाइट 5 है, चेक करें। पहले हिस्से में बेस 2 है, हाइट 5 है, प्लस दूसरे हिस्से में बेस 2 है और हाइट 5 है। ये 4 - 2 2 और हाइट 5। रेक्टेंगल में हाफ नहीं आना, ट्रायंगल में हाफ आना है। 2 से 2 कट गया, 5 + 10 15 जॉल वर्क आ रहा है, 15 जॉल वर्क। तो ये पहला टॉपिक और उसके एमसीक्यू है। इसको कांस्टेंट फोर्स। अब बच्चों जरा चैप्टर 4 को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। अब आखिरी 10-15 मिनट में मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तीसरे, वो जो मैथमेटिकल वाले कर रहे थे। कल हमने किया था 3.15 और 3.14, दो न्यूमेरिकल करेंगे या 3, लेकिन ज्यादातर हम 7 चैप्टर 4 को कंटिन्यू रखेंगे। अभी जो हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं वो 3.13 और 3.12 है। 3.13 और 3.12 न्यूमेरिकल नंबर 3.13 और 3.12। न्यूमेरिकल नंबर 13 की स्टेटमेंट है जी, फाइंड एंगल ऑफ
or its maximum height equals to horizontal range. Angle of projection theta find करना है, or its maximum height equals to horizontal range. Maximum height equals to horizontal range. मैक्सिमम हाइट का फार्मूला बताया हुआ है, vi स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर 2g. मैक्सिमम हाइट vi स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर g. रेंज vi स्क्वायर sin 2 थीटा g. vi स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर g. ये देखें vi स्क्वायर कैंसिल हो, g कैंसिल हो, ये नहीं हो सकता, ये sin स्क्वायर थीटा, ये sin 2 थीटा. sin स्क्वायर थीटा होता है sin थीटा इनटू sin थीटा ओवर 2. जैसे मैं x का स्क्वायर लिखता हूं, x इनटू x है तो sin थीटा इनटू sin थीटा ओवर 2. sin 2 थीटा क्या है, आपको मैथ का फार्मूला बताया था, 2 sin थीटा cos थीटा. sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा. ये एक sin थीटा से एक sin थीटा कट जाएगा. आप देखें ये बन रहा है sin थीटा बाय 2 इक्वल्स टू 2 cos थीटा. cos थीटा को इधर ले आए, 2 को उधर ले जाए, तो ये बन गया sin थीटा ओवर, ओके सॉरी, sin थीटा ओवर cos थीटा इक्वल्स टू 4. sin थीटा ओवर cos थीटा इक्वल्स टू 4. आपको पता है sin ओवर cos tan को बोलते हैं, तो tan थीटा इक्वल्स टू 4 आ गया. यहां से थीटा फाइंड करना है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4. tan इनवर्स 4 कैलकुलेटर पे 76 डिग्री आएगा. तो उल्टे न्यूमेरिकल शुरू किए थे, क्योंकि मैंने कहा था कि 11 से 15 सबसे अहम है. 15 पहले किया, 14, अब ये 13. फिर देखें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा फाइंड करेंगे. उसने खुद कहा है कि मैक्सिमम हाइट हॉरिजॉन्टल रेंज के बराबर है. फार्मूले बराबर किए, vi स्क्वायर से vi स्क्वायर कैंसिल किया, g से g कैंसिल किया, sin स्क्वायर थीटा को sin थीटा इनटू sin थीटा ओवर 2 लिखा, sin 2 थीटा को 2 sin थीटा cos थीटा लिखा, sin से sin कैंसिल किया, sin थीटा बाय 2 बराबर है 2 cos थीटा, sin थीटा ओवर cos थीटा बराबर है 4, tan थीटा बराबर है 4, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4, 76 डिग्री. न्यूमेरिकल नंबर 12. न्यूमेरिकल नंबर 12 यहां पे स्टेटमेंट है, bumper dropped a bomb at a height of 490 meter when the velocity along the horizontal is 300 km per hour. ये देखिए बेटा, ये बम्पर है, उसने ये बम को ड्रॉप किया है, VIX उसकी 300 किलोमीटर पर आवर है. VIX हॉरिजॉन्टल 300 किलोमीटर पर आवर. उसका ये वाला गैप y 490 मीटर गैप y. उसने ये बम गिराया, यूं बम आता है प्रोजेक्टाइल मोशन के तहत, जैसे मिसाइल फायर होता है. मिसाइल हमेशा पहले हॉरिजॉन्टल जाता है इससे और फिर नीचे हिट करता है. तो जब हॉरिजॉन्टल जा रहा है उसकी VIX 300 किलोमीटर पर आ रहा है, y 490 मीटर है. अब क्वेश्चन वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. एक तो आपने x निकालना है डिस्टेंस, और दूसरा आपने टाइम फाइंड करना है t. गिवन आपको क्या क्या है, VIX गिवन है और y गिवन है.
अब बेटे गुजारिश ये है कि जब वी आई एक्स और वाई गिवन है और आपने फाइंड करना है टाइम और एक्स, पहले तो वी आई एक्स को ना मीटर पर सेकंड में चेंज करो, किलोमीटर पर आवर के लिए वी आई एक्स 300 क्रॉस 1000 ओवर 3600, 1000 से मल्टीप्लाई किया है मीटर बनाने के लिए और 3600 से डिवाइड किया है पर सेकंड बनाने के लिए, तो वी आई एक्स आ रही है 83.3 मीटर पर सेकंड। वाई कितना है? वाई 490 मीटर है। वी आई वाई कितनी है? 0। क्यों वी आई वाई 0 है? उसने शुरू में हॉरिजॉन्टली मूव किया, जो शुरू में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इसकी वजह से शुरू में वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है। अब आप पहले इक्वेशन लिखे सेकंड एस बराबर है वी आई टी हाफ ए टी स्क्वायर, एस को लिख दे वाई, तो फिर वी आई को भी वी आई वाई टी, वी आई वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, सबको वाई होना है। अब जैसे मैंने कहा वी आई वाई तो नहीं है तो ये फैक्टर 0, तो वाई बराबर आ गया हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ए वाई बराबर होता है जी के, वाई एक्सिस पे ए वाई जी के बराबर है, वाई बराबर है हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से टी फाइंड करें, टी स्क्वायर बराबर है 2y ओवर जी, 2y ओवर जी इधर भी अंडर रूट का टाइम आ रहा है 2 क्रॉस y 490 9.8 अंडर रूट 2 क्रॉस 490 ओवर जी 9.8 अंडर रूट। आंसर 10 सेकंड आ रहा, तो टाइम का आंसर 10 सेकंड आ रहा। करना है, अगर हमने x फाइंड करना है तो वो कैसे आएगा? x इक्वल्स टू वी आई एक्स क्रॉस टी, x इक्वल्स टू वी आई एक्स क्रॉस टी। वी आई एक्स पता है हमें 83.3 मल्टीप्लाई बाय टाइम 10 833 मीटर। ये न्यूमेरिकल नंबर 12 है, दोबारा देख लें। वी आई एक्स 300 किलोमीटर पर आवर थी, उसके मीटर पर सेकंड बनाए, 1000 से रद्द 3600 पे डिवाइड किया, वाई 490 मीटर है और वी आई वाई 0 है क्योंकि उसने शुरू में हॉरिजॉन्टल। सेकंड इक्वेशन से y बराबर है वी आई वाई डी हाफ ए वाई डी स्क्वायर, वी आई वाई 0 है, ये पूरा वेक्टर 0 हो गया। हाफ ए वाई डी स्क्वायर ए वाई जी है, जी लिख दिया, टी निकाला 2y ओवर जी अंडर रूट 2y 490 जी 9.8 अंडर रूट दिया 10 सेकंड। x फाइंड करना है वी आई एक्स क्रॉस टी 83.3 क्रॉस 10 833 मीटर। कल जब लेक्चर होगा तो पहले चैप्टर 4 के क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर दो न्यूमेरिकल करते जाएंगे। इस तरह इंजीनियरिंग वालों को कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत आइडिया होगा। टेस्ट है आज, पता है आपको, टेस्ट जो है वो आपको 12:55 पे मिलेगा, 12:55 पे टेस्ट मिलेगा, 1:45 पे आप खत्म करेंगे और 2 बजे तक मैं देखूंगा कि टेस्ट के पेपर्स ग्रुप में आए हैं, रिजल्ट आया यानी चेक आपने सॉल्व करके भेजे हैं। 2 बजे के बाद जो पेपर आएगा उसके मार्क्स ही लगे, ये आपको मैंने उस दिन भी बताया था। अब आज के लेक्चर के बारे में वो बात पूछी थी। सर टेस्ट किस चीज का होगा, किस दिन होगा? मेडिकल के हैं कि इंजीनियरिंग? जी आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं? नो सर, इंजीनियरिंग के। आपको नहीं ना देंगे, आज आपका फर्स्ट है, आप ही देंगे। ओके सर। ये है जो मेडिकल में है, शुरू से पढ़ रहे हैं। आपके लिए आपने चैप्टर 4 का पहला टॉपिक पढ़ा है, उसके चंद एमसीक्यू आप उसमें से पूछे, कुछ समझ नहीं आता
3 के न्यूमेरिकल की भी टेंशन आपको जरूरत नहीं है ना, आप 4 से समझे शुरू कर रहे हैं, 4 से, फिर आपको